हेलो बेटा, शुरू किया जाए आज की क्लास। है ना? इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो रोचक, बड़ा अच्छा लग रहा होगा। मस्ती मस्ती में कर रहे होगे। अब तो बड़ा आसान भी हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब क्रिया का पद परिचय, अभी मैंने आपको क्रिया बताया था, उसका परिचय, क्रिया का इंट्रोडक्शन दिया था कि क्रिया क्या होती है, हम क्रिया किसे कहते हैं। अब हम अपने परिचय के साथ भी चलेंगे, पद परिचय के साथ। लेकिन क्योंकि पद परिचय कराना है तो उससे पहले पुनरावृत्ति भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब रिवीजन हो जाता है, एक बार रिवाइज हम कर लेते हैं तो वही हमको क्या लगने लगता है, बहुत अधिक आसान। तो अब हम थोड़ा सा आपको क्रिया के बारे में उसका इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं, क्रिया का पद परिचय। तो पहले बेटा मैं क्रिया के बारे में आपको बताऊंगी कि क्रिया क्या है। कि क्रिया यानी कार्य का होना, क्रिया होना, चेष्टा होना, काम होना। तो नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया का मतलब काम होना, चेष्टा होना। तो क्रिया जिस शब्द से क्या होता है, किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं क्रिया। यानी क्रिया से क्या है कि किसी कार्य के करने या हमें होने का बोध हो कि काम हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्रिया। अब बेटा क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। सकर्मक एंड अकर्मक। यानी सकर्मक, स माने सहित, यानी उपसर्ग लगा हुआ है, सा उपसर्ग के साथ है। कर्मक यानी कर्म जिस वाक्य में हो वो कहलाती है सकर्मक क्रिया। अब इसके विपरीत अकर्मक, क्योंकि आ उपसर्ग लग के बना है, आ का मतलब होता है रहित। तो जो जिसमें क्या हो बेटा, जिस वाक्य में कर्म से रहित है, तो वो कहलाता है अकर्मक। यानी कर्म सहित वाला सकर्मक हो गया आपका, कर्म रहित वाला आपका क्या हो गया, अकर्मक वाक्य हो गया। अब दूसरा क्या है बेटा कि सकर्मक के अंतर्गत भी दो भेद होते हैं। अब कौन कौन से भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसे हम कहते हैं एक कर्मक क्रिया, सब कुछ आपको याद आ रहा होगा बेटा, आपने वर्ब इंग्लिश में भी पढ़ा है कि वर्ब जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, वही आपका इंग्लिश में क्या है, वर्ब। स्टार्टिंग से, शुरू से ही आप पढ़ते चले आ रहे हैं, थर्ड स्टैंडर्ड से सारा कुछ ये। तो बेटा कि आपका अब क्या है कि सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, एक होता है आपका एक कर्मक और एक होता है द्विकर्मक। एक कर्मक में क्या होता है कि एक ही कर्म लगा होता है जिन वाक्य में, वो कहलाता है एक कर्मक। द्विकर्मक, द्वि का मतलब होता है दो, यानी द्वि संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है दो। यानी द्विकर्मक जहां पर दो कर्म हो, यानी एक से अधिक कर्म है, वो कहलाता है आपका द्विकर्मक। अब उससे पहले मैंने बेटा आपको ये भी बताया था कि हिंदी में क्या होता है बेटा कि सबसे पहले होता है कर्ता, कर्ता के बाद होता है हमारा कर्म और लास्ट में होती है हमारी क्रिया यानी वर्ब। जबकि इंग्लिश में क्या होता है बेटा, अंग्रेजी में पहले होता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद होता है आपका जो होता है वो वर्ब होती है, और उसके बाद लास्ट में होता है आपका ऑब्जेक्ट। जबकि हिंदी में क्रिया पर ही वाक्य की समाप्ति होती है, जो एंड होता है सेंटेंस का, वो किसके साथ होता है, क्रिया, यानी लास्ट में होती है वो आपकी क्या होती है, क्रिया होती है। इस बात को बेटा याद रख लें तो आप परिचय में कहीं दिक्कत नहीं करेंगे। अब ये तो हो गया बेटा क्रिया का। इसके अलावा भी मैंने आपको क्रियाएं बताई थी, जो बताई थी आपको कि पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्व माने पहले, कालिक माने काल में, जो काम पहले हो चुका है वो कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। उसका मैंने आपको भी बताया था, थक कर, पढ़कर, हंसकर, नाचकर, सोकर, गाकर, जितना हमारी कर लगी है क्रिया, ये सारी हमारी क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह थक कर सो गया है, वह स्कूल से आकर सो गया, है ना, वह पढ़कर सो गया। तो कर वाली क्या है, ये यानी काम पहले हो गया, अब जो काम हो रहा है वो क्या होना है, सोने का या आराम करने का, तो वो आपकी कहलाती है कौन सी, पूर्वकालिक क्रिया। क्योंकि एक बार में आप एक ही काम कर पाओगे ना, दो तो नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि ये बेटा बात भी ठीक है, क्योंकि एक साथ यदि आप दो नाव पर बैठकर सवारी करेंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। एक बार में यदि आप एक ही नाव पर बैठकर सवारी करेंगे तो निश्चित रूप से कर पाएंगे। यदि दो नाव पर करी बैठ के, एक पैर इधर तो एक इधर, तो आप कभी भी क्या है नहीं पार कर पाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। जैसे बच्चे होते हैं ना, स्कूल में अक्सर करते हैं ये कि टीचर पढ़ा रहा होता है
तो उस पर ध्यान ना देकर क्या है, अपना काम भी करने लगते हैं, उनको लगता है हम टीचर का भी थोड़ा बहुत सुन लेंगे, अपना वर्क भी दूसरे का, तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ बेटा कि आप लोग भी पूरी एकाग्रचित मन से, है ना, इधर उधर ना भटकें कि दूसरी तरफ भी आप काम कर रहे हैं और इधर भी ध्यान दे रहे हैं, तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप एक बार में एक ही नाव पर बैठकर सवारी करें। दो नाव पर बैठकर सवारी करेंगे तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के, तो पूरा ध्यान आपका इधर की तरफ रहे। अब मैंने आपको बताया था, ये तो हो गया पूर्वकालिक क्रिया, उसके अलावा मैंने आपको बताया था मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। जो मैंने बताया था आपको, धातु से जो बनती है, पढ़ना, हंसना, सोना, नाचना, गाना, उठना, बैठना, जितनी भी है ये सब आपकी, ये कहलाती है मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। अब इसकी जो सहायता करता है, हेल्पिंग, सहायता करने वाली, तो वो कहलाती है सहायक क्रिया। जैसे हमने कहा पढ़ रहा है, तो पढ़ना मुख्य क्रिया हो गई, और रहा है आपकी क्या हो गई, सहायक क्रिया हो गई। उसके अलावा कहा मैंने, उसने लिख लिया, लिखना आपका क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गई, लिया क्या हो गई, आपकी सहायक क्रिया हो गई, है ना। वह नाच रहा है, नाचना आपकी क्या हो गई, मुख्य क्रिया हो गई, रहा है आपकी क्या हो गई, सहायक क्रिया। तो ये आपकी हो गई मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, यानी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। अब इसके बाद जो मैंने बेटा बताया था आपको, वो था आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया मैंने आपकी बताई थी, जो दो धातुओं, अलग अलग धातु के मेल से बनती है क्रिया, यानी वाक्य एक और उसमें क्या है, दो धातु से के मेल से लगी क्रिया का प्रयोग हो, तो वो कहलाती है संयुक्त क्रिया। जैसे मैंने कहा, वह घर से निकल पड़ा, निकलना अलग हो गई धातु, पड़ा अलग हो गई। वह अचानक उठ बैठा, तो इसमें क्या है बेटा, उठना अलग हो गई, बैठना अलग धातु के मेल से बनी, तो ये हो गई आपकी संयुक्त क्रिया। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त यानी एक से अधिक के मेल से, संयोग से जो बने, वो कहलाती है आपकी संयुक्त क्रिया। तो ये बेटा क्रिया के सारे हैं, ये सारी क्रियाएं हैं आपकी विकारी है। केवल पूर्वकालिक क्रिया को छोड़कर, पूर्वकालिक क्रिया आपकी अविकारी शब्द है, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं होता लिंग वचन काल के आधार पर। जैसे मैंने कहा वह थककर सो गया, तो भी थककर रहेगा। मैंने कहा वह थककर सो गई, तो भी क्या होगा, आपका थककर ही होगा। मैंने कहा बच्चे थककर सो गए, तो भी आपका क्या होगा बेटा, थककर ही होगा। यानी आपने देखा स्त्रीलिंग में भी वही है रूप, पुल्लिंग में भी वही है, बहुवचन में भी वही रूप है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता पूर्वकालिक क्रिया में लिंग वचन काल के आधार पर, इसलिए ये होता है अविकारी शब्द। तो इतना बेटा आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा क्या है, क्रिया का पद परिचय। अब सबसे पहले मैंने आपको आसान तरीका बताया है कि आप एक साइड अपना लिख लें, क्या लिखें, कि हमें किस आधार पर करना है इसका पद परिचय। अब उसी आधार के साथ करना है कि किस आधार पर हमें करना है बेटा, पद परिचय। तो पहले आपने डाल लिया कि परिचय का आधार, परिचय का आपने डाला, क्या डाला, आधार। अब कौन सा है आपका आधार परिचय का, पहला आपको लिखना है क्रिया का भेद, क्रिया का भेद। क्रिया के भेद के बाद आपने लिखा लिंग, लिंग के बाद आपने डाला वचन, वचन के बाद काल, कि वर्तमान काल है, भूतकाल है, कि भविष्य काल है, उसके बाद आपका वाच्य। अब जरा बेटा समझ लें, क्रिया के भेद में आपको ये बताना है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, कहीं पर पूर्वकालिक भी आ सकती है बेटा, संयुक्त भी आ सकती है। आप मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया भी इंडिकेट कर सकते हैं कि ये मुख्य क्रिया है, ये सहायक क्रिया है। लिंग में बेटा आपका आएगा, लिंग स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। और इस बात को बेटा हमेशा ध्यान रखें कि जो क्रिया है वो आपका कर्तरीवाच्य में क्रिया कर्ता के आधार पर होती है, कर्मवाच्य में आपके कर्म पर आधारित होती है, कर्म के अनुसार क्रिया, भाववाच्य में आपके भाव के आधार पर होती है क्रिया, उसके अनुसार होती है क्रिया, लगती है। अब आपका जो वचन है आपको बताना है एक वचन है कि बहुवचन है। अब आपका उसके अलावा काल, काल में आपको ये बताना है वर्तमान काल है, भूतकाल है कि भविष्य काल है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट यानी वर्तमान में काम हो रहा है, और फ्यूचर होगा भविष्य में आपका, और जो है आपका भूतकाल यानी जो बीत गया, पास्ट टेंस। अब वाच्य में बेटा जरा समझ ले, क्योंकि वाच्य आपके में एक चैप्टर भी है, वो आपको समझाया जाएगा, तब आपको और विस्तार से समझ में आएगा। इसको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी बोलते हैं वाच्य।
तीन भेद होते हैं, कर्तरीवाच, भाववाच और कर्मवाच। कर्ता बात क्या है बेटा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हो गया आपका, यानी जिसमें क्या होती है, कर्ता की प्रधानता, यानी क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार लगती है और जिसमें ना तो हम से का प्रयोग करते हैं और न के द्वारा का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है आपका कर्तरीवाच। उसके अलावा आपका क्या हो गया बेटा, कर्मवाच, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है और जो वाक्य होता है बेटा सकर्मक होता है और इसमें हम से और के द्वारा का प्रयोग करते हैं, या तो हम से का प्रयोग करते हैं या के द्वारा का प्रयोग करते हैं, वो कहलाता है आपका कर्मवाच्य। यानी ये हमेशा सकर्मक होता है, कर्मवाच्य, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है कर्मवाच्य, और इसमें क्रिया कर्म के पर आधारित होती है, कर्म के अनुसार लगती है। अब इसके बेटा अनुसार क्या है कि जो आपका भाववाच्य तीसरा, भाववाच्य में क्या होता है बेटा, से और के द्वारा का प्रयोग इसमें भी होता है, केवल कर्मवाच्य और भाववाच्य में छोटा सा अंतर है, जिसको आपने समझ लिया बेटा तो वाच्य आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा कि से के द्वारा का प्रयोग दोनों में होता है, लेकिन बेटा जो मेन अंतर है कि कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक होता है वाक्य, भाववाच्य में अकर्मक होता है और भाव की प्रधानता होती है। जैसे मैंने कहा राम से हंसा गया, यहाँ जरा सा बेटे देखिए, राम से हंसा जाता है, आप लिख सकते हो हंसा जाता है। अब यहाँ पर बेटा क्या है, राम से और हंसा जाता है, ये है बेटा कर्ता, काम को करने वाला, क्योंकि राम से ही हो रहा है। हंसा जाता है क्या है, आपकी क्रिया हो गई, तो क्योंकि इसमें कर्म नहीं है तो ये आपका हो गया भाववाच्य। अब मैंने इसी को बेटा मैंने कहा दूसरे से कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। अब बेटा देखो कि राम के द्वारा कर्ता, पढ़ी जाती है क्या है, आपकी क्रिया है, पुस्तक क्या है, आपका कर्म है, तो यानी ये होगा आपका कर्मवाच्य, क्योंकि ये क्या है सकर्मक, तो ये होगा आपका कर्मवाच्य, ये हुआ आपका भाववाच्य। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं राम से पढ़ा जाता है, राम से पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर बेटा क्या है, राम से पढ़ा जाता है, राम हो गया कर्ता, काम को करने वाला, पढ़ा जाता है आपकी क्या है क्रिया हो गई, तो ये क्या है अकर्मक है, तो ये आपका क्या हो गया भाववाच्य। यानी सकर्मक और अकर्मक का केवल अंतर है बेटा कि राम से हंसा जाता है, इसमें कर्म रहित है, तो हमारा हो गया भाववाच्य, और राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है क्योंकि इसमें पुस्तक दिया हुआ है, कर्म है, तो ये हो गया आपका कर्मवाच्य। राम से पढ़ा जाता है, और ध्यान देने की बात बेटा कि पुस्तक के अनुसार, क्योंकि राम जबकि क्या है पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया हमारे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुई है, क्यों, क्योंकि पुस्तक हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, पुस्तक होती है, रखी जाती है, पढ़ी जाती है, तो क्योंकि पुस्तक आपकी क्या है कर्म, और उसमें कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया किसके आधार पर चलती है, कर्म के आधार पर, तो इसलिए राम के आधार पर क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि पुस्तक के आधार पर क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब राम से पढ़ा जाता है, यहाँ पर भाव की प्रधानता है, यानी जो हमारी क्रिया है वो भाव पर आधारित है, यानी राम से पढ़ा जाता है तो राम के भाव के ऊपर है, इसलिए यहाँ पर क्या है पुल्लिंग क्रिया। तो इस तरह से बेटा अब आप इसी को आप कह दो राम पढ़ता है, ये आपका कर्तरीवाच्य हो गया, राम पढ़ता है। अब राम पुस्तक पढ़ता है, क्योंकि कर्तरीवाच्य में बेटा सकर्मक भी होता है और अकर्मक भी होता है, राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है, क्योंकि कर्तरीवाच्य है, क्रिया जो हमारी है कर्ता के आधार पर, क्योंकि राम पुल्लिंग है इसलिए क्रिया भी हमारी पुल्लिंग है, राम करता है, पढ़ता है क्या है आपकी क्रिया है, पुस्तक क्या है कर्म, तो कर्तरीवाच्य में बेटा सकर्मक भी होता है और अकर्मक भी होता है। जो आपका कर्म लग गया तो आपका जो बनेगा जिसमें कर्म है इससे बनेगा आपका कर्मवाच्य, जो अकर्मक है उससे बनेगा आपका भाववाच्य। बेटे तो मैंने यहाँ पर वाच्य को बताने के लिए थोड़ा सा, ताकि आप समझकर पद परिचय दे सके, क्योंकि मेन तो हमारा क्या है बेटा क्रिया का पद परिचय चलना है, आगे हम अपने पद परिचय की ओर बढ़ते हैं। इतना सबको समझ में आया होगा ताकि आप पहचान सकें। जब आपका ये वाच्य पहचानने के लिए आए वाक्य में पद परिचय में क्रिया का, तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए बेटा मैंने इतना वाच्य आपको बताया है। अब हम अपने चलते हैं पद परिचय उदाहरण की ओर। हम पहला उदाहरण लेते हैं बेटा कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी,
पहला उदाहरण, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। और समझने की बात है बेटा, आसान भी है, कुछ कठिन नहीं है। जो लिखी है आपकी अंडरलाइन करके, और एग्जाम में ऐसे ही आता है कि रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। तो आपको क्या करना है, रेखांकित आपने देखा लिखी है, इसका आपको पद परिचय देना है। और मैंने बताया था कि जो वाक्य होता है हिंदी में क्रिया परी लास्ट होता है, तुरंत आपने देखा लिखी क्या है, एंड। तो आपने काम के करने होने का भी इससे पता लग रहा है। तो आप पहले क्या लिखेंगे, लिखी, और डैश करके आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगे, आपने पहचाना क्रिया, तो आप लिखेंगे क्रिया। क्रिया के बाद एक चीज इसमें बेटा आप ये भी जोड़ सकते हैं, कर्ता और कर्म से संबंध, कर्म से संबंध। अब देखो बेटा, लिखी क्या होगी आपकी क्रिया, इतना सबको समझ में आया। लिखी क्या है, क्रिया। क्रिया में आपने रामायण क्योंकि आ गया रामायण को, तो आपको ये समझ में आ जाना रामायण क्या है आपकी कर्म रूप में। तो आपका क्या हो गया वाक्य, सकर्मक। सकर्मक में भी बेटा एक कर्मक है, क्योंकि कर्म हमारा एक ही है, तो आप क्या डालेंगे, एक कर्मक, एक कर्मक। एक कर्मक के बाद आ जाओ बेटा लिंग पर, क्योंकि ये कर्तरीवाच्य है, कर्ता की प्रधानता क्रिया कर्ता के आधार पर होगी। तो आपकी वाल्मीकि के आधार पर, वाल्मीकि क्योंकि पुल्लिंग है, तो आपकी क्रिया क्या होगी, पुल्लिंग। वाल्मीकि क्योंकि एक वचन, तो आपकी क्या होगी बेटा, एक वचन। एक वचन, एक वचन के बाद काल, लिखी यानी काम भूतकाल में हो गया, पास्ट टेंस में, तो आपका क्या होगा, काल, भूतकाल। भूतकाल के बाद आया आपका वाच्य, कर्तरी वाच्य, क्योंकि इसमें न से का प्रयोग है न के द्वारा का प्रयोग है, तो आपका, और ऐसे लिखा जाता है बेटा, ऊपर रा चढ़ता है नीचे री, यानी कर्तरी इसलिए बोलते हैं, बच्चे गड़बड़ करते हैं अक्सर इसको लिखने में, का ता पर ऊपर रा नीचे री, कर्तरी जिसको हम बोलते हैं। तो आप डालेंगे वाच्य, उसके बाद आपने कॉमा लगाया, कर्ता और कर्म से संबंध। तो आपको इसमें लिखी क्या है आपकी, किससे संबंध है, कर्म से, क्योंकि कर्म बैठा है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि क्रिया का संबंध किससे है, सीधा किससे है, कर्म से है, कि क्रिया का सीधा संबंध कर्म से है। क्यों है बेटा, कि कर्ता के बीच में क्या बैठा है, कर्म, यानी ये कर्ता, ये क्रिया, बीच में कर्म। तो क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से तो नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में क्या रामायण बैठी है। तो आप क्या डाल सकते हो कि इसका क्रिया का जो संबंध है, जैसे आप उसमें डालते थे ना बेटे संज्ञा सर्वनाम में कि कर्ता का सीधा संबंध है, वैसे ही इसमें क्या कर देना है, क्रिया का सीधा संबंध। इसमें केवल पलट कर देना है, इसको है बात वही बिल्कुल वो वहां आप करते थे कि कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से नहीं है, वैसे ही इसमें है बेटा आपका कि आपका कर्म का सीधा संबंध किससे है, क्रिया से। यहाँ आपको क्या करना है कि क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से है या कर्म से है, ये आपको बताना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, आप इतना भी कर देंगे तो भी अब आपके में क्या है, पूरा है पद परिचय। आप इतना ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी आपने किया पद परिचय तो आपका सफिशिएंट है किसका, क्रिया का। और आप जोड़ देते हैं तो और अच्छी बात है कि क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से ना होकर कर्म से है। अब आगे दूसरा उदाहरण, बंदर केले खा रहे हैं। दूसरा हमारा, बंदर केले खा रहे हैं। अब यहाँ पर बेटा खा रही हैं अंडरलाइन करके आया कि रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे खा रहे हैं, डैश किया आपने, पहचाना क्रिया है, क्योंकि इससे काम के करने या होने का बोध हो रहा है, लास्ट में भी है, क्रिया हो गई। क्रिया में केले को खा रहा है, तो आपकी क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, सकर्मक। सकर्मक के बाद क्योंकि केला एक ही है कर्म, तो आपका क्या हो जाएगा, एक कर्मक, एक कर्मक। एक कर्मक के बाद बेटा आपका क्या होगा, उसके बाद आप आ जाओगे लिंग पर आओगे, बंदर खा रहे हैं, तो बंदर आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, बंदर होते हैं, तो बंदर आपका पुल्लिंग रूप में। वचन आपका खा रहे हैं, बहुत सारे हैं बंदर, तो आपका वचन क्या हो जाएगा, बहुवचन। बहुवचन के बाद आपने कॉमा लगाया, फिर आपका
काल है, काल में आपका खा रहे हैं यानी प्रेजेंट में काम हो रहा है, तो आपका क्या हो गया, वर्तमान काल, वर्तमान काल। उसके बाद वाच्य आया आपका कॉमा लगा के, कर्तरी वाच्य है। दूसरा, इसमें भी जो क्रिया का संबंध है वो कर्म से है, सीधा कर्ता से नहीं। आप ये लिख भी सकते हैं और यहाँ पर विराम चिन्ह भी लगा सकते हैं, इतना भी आपका पूरा है। और जो बच्चे लिखना चाहें, जो और अच्छा करना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं क्या, कि क्रिया का सीधा संबंध किससे, कर्ता से ना होकर कर्म से है, कि क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से ना होकर किससे है, कर्म से है। तो ये हो गया आपका किसका, खा रहे हैं का पद परिचय। आप ये भी लिख सकते हो, खाना इसमें मुख्य क्रिया, बढ़ाने को आप कुछ भी लिख सकते हो, क्रिया में बेटा आप काफी कुछ दे सकते हो। खाना आपकी क्या है, मुख्य क्रिया, और रहे हैं क्या है, आपकी सहायक क्रिया, ये भी आप लिख सकते हो। लेकिन आप लिखोगे कैसे, खा ऐसे करके सिंगल इन्वर्टर में, ये क्या है, मुख्य क्रिया, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है, रहे हैं, और इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ये आपकी क्या हो गई, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका खा रहे हैं का पद परिचय। नेक्स्ट आपका उदाहरण, तीसरा उदाहरण की ओर हम बढ़ते हैं। मैं अचानक उठ बैठा, मैं अचानक उठ बैठा। अब सबको आ गया होगा बेटा समझ में, क्या है इसका पद परिचय, उठना भी और बैठना भी। तो सबसे पहले आप डैश करेंगे, उठ बैठा, तो क्या लिखेंगे, डैश करके क्रिया, क्रिया में आपकी कौन सी है, संयुक्त क्रिया, दो धातुओं के मेल से उठना भी है और बैठना भी है, तो दो धातु के मेल से बनी है, संयोग से बनी है, उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। तो आपने क्या लिखा इसमें, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के बाद आपका क्या हो जाएगा, कि लिंग में मैं पुल्लिंग, उठ बैठा, उठ बैठी होता तो स्त्रीलिंग, क्योंकि बैठा है तो क्या हो गया, पुल्लिंग, आपने यहाँ पे लिखा पुल्लिंग। पुल्लिंग के बाद फिर आपका मैं है, हम तो है नहीं बेटा, हम होता तो बहुवचन में मैं है क्योंकि, तो आपका वचन क्या होगा, एक वचन। एक वचन के बाद कॉमा लगाया, काल में उठ बैठा, अचानक से उठ बैठा मैं, तो आपका क्या हो गया, भूतकाल, क्योंकि आपने कर लिया इस काम को, उठ बैठे हो आप। तो उसके बाद वाच्य आपका कर्तरी वाच्य में है, ये न से का प्रयोग है न के द्वारा का, और ये आपका क्या है बेटा, कि इसका जो संबंध है किससे है, उठ बैठा का सीधे किससे है, कर्ता से, क्योंकि अचानक बेटा आपका क्रिया विशेषण है, ये कर्म नहीं है। अचानक आपका क्या है, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर बेटा कि उठ बैठा, इसका जो क्रिया का सीधा संबंध है वो किससे है, कर्ता से। तो आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होना, कर्ता से होना, और यहाँ आपने लगा दिया विराम चिन्ह, तो ये आपका हो गया उठ बैठा का पद परिचय। अब अपने नेक्स्ट उदाहरण की ओर चलते हैं। सबको बहुत आसान लग रहा होगा बेटा, अब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने यदि क्रिया समझ ली कौन सी क्या क्रिया है, तो आप फिर अच्छे से कर सकेंगे उसको, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये उम्मीद है मेरे को बेटा, उम्मीद क्या पूर्ण विश्वास ही है कि अब तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, परफेक्ट हो गए होंगे। कर्ता क्रिया से संबंध, अब यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण, जब तुम आए तब मैं घर से निकल पड़ा था। जब, फोर्थ हमारा उदाहरण, जब तुम आए तब मैं घर से निकल पड़ा था। जब तुम आए तब मैं घर से निकल पड़ा था, यहाँ निकल पड़ा था का देना है, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, निकल पड़ा था, ये और डैश लगाया।
अब पहले क्रिया हो गई, क्रिया में कौन सी होगी बेटा, क्योंकि निकलना एक अलग धातु, पड़ा आपकी क्या हो गई, दूसरी धातु के मेल से, यानी दो धातु के मेल से बनी है, तो आपकी क्या हो गई बेटा, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के बाद आपकी क्या हो गया बेटा, लिंग में आपका पुल्लिंग, तो पुल्लिंग आपने लिखा। वचन में आपका क्या होगा बेटा, क्योंकि एक है तो मैं घर से निकल पड़ा था, मैं क्या है आपका एक वचन है, तो आपका क्या होगा, एक वचन। एक वचन के बाद फिर आपका क्या होगा, काल जो है, तो काल आपका कौन सा होगा, निकल पड़ा था, पहले आप लोगे बेटा वचन हो गया, वचन के बाद काल, काल यानी निकल पड़ा था, काम हो चुका है, तो आपका क्या हो जाएगा, भूतकाल, पास्ट टेंस। उसके बाद आपका बाच, कर्तरी ही बाच है इसमें भी बेटा। उसके बाद आपका क्या आएगा बेटा, कर्ता और क्रिया से संबंध, तो आप क्या दे दोगे कि इसका जो सीधा संबंध है वो किससे नहीं है, कर्ता से नहीं है। क्यों है, क्योंकि बीच में घर बैठा है, घर से है ना बेटा, तो ये आपका कर्म रूप में, तो आप क्या कहोगे, इसका सीधा संबंध किससे नहीं है, कर्ता से नहीं, और आप इतना भी दोगे तो भी आपका क्या है बेटा, सफिशियंट है, इसका पद परिचय किसका, निकल पड़ा था। अब आगे नेक्स्ट उदाहरण, वह थक कर सो गया, वह थक कर सो गया। अब यहाँ पर बेटा थक कर आया है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, थक कर डैश किया, यानी सोने का काम अभी हो रहा है, थक पहले जाना, तो आपको मैंने बताया था ये क्या होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। और केवल इसमें आप क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें लिंग वचन काल के आधार पर क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि क्या है, अव्यय अभिकारी शब्द, कॉमा लगाया, अव्यय और कोष्टक में डाल दिया आपने अभिकारी शब्द, ये हो गया इसका कॉमन, ये कोष्टक बंद कर दिया और विराम चिन्ह, तो ये किसका हो गया, थक्कर का पद परिचय। अब हम अपने नेक्स्ट उदाहरण की तरफ, नेक्स्ट क्या है, शाम होते ही पक्षी घोंसले में आ गए, शाम होते ही पक्षी घोंसले में आ गए, आ गए। अब इसमें बेटा आ गए अंडरलाइन है, तो आपका जो पद परिचय होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आपने क्रिया लिखा, आ गए। अब यहाँ पर डैश करके क्या हुआ, क्रिया, क्रिया में आपका आ गए, आप उसमें संयुक्त में भी ले सकते हो, आना अलग धातु से, गए भी, इसको आप उसमें भी ले सकते हो क्रिया में, यानी सकर्मक में भी ले सकते हो आप क्रिया। क्रिया कौन सी हो गई आपकी, सकर्मक में भी आप डाल सकते हो, या आप इसको संयुक्त में भी डाल सकते हो, क्योंकि आना एक अलग हो गई, गए अलग हो गई, आ गई। अब इधर बेटा उसके अलावा सकर्मक में भी क्या है, एक कर्मक है, क्योंकि घोंसले में, घोंसला एक कर्म है केवल इसमें, क्योंकि पक्षी क्या है, कर्ता, काम को करने वाला पक्षी, ये कौन आ गए, पक्षी, तो ये आपका कर्ता हो गया, तो आपका कौन सी हो गई, एक कर्मक। एक कर्मक के बाद आपका जो आएगा बेटा लिंग आपका, क्योंकि पक्षी होते हैं, उड़ते हैं, तो आप किसमें लोगे, पुल्लिंग में। पुल्लिंग के बाद क्योंकि बहुत सारे पक्षी के लिए है, तो वचन कौन सा हो जाएगा आपका, बहुवचन। आ गए क्योंकि काम हो गया बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आ गए, यानी आपका हो गया भूतकाल। भूतकाल के बाद वाच्य जो है आपका कर्तरी वाच्य, यहाँ पर आपने लगा दिया विराम चिन्ह। अब एक में थोड़ा सा आपको कर्मवाच्य वगैरह का भी बता रही हूँ, जैसे कैसे करके आपको करना है, उसका भी उदाहरण भाववाच्य का। उससे पढ़ा जाता है, उससे पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर बेटा पढ़ा जाता है का आया, तो आपने पढ़ा जाता है लिखा, डैश किया, आपने लिखा क्रिया, क्रिया में हो गई आपकी अकर्मक, क्योंकि ये करता है और ये क्रिया है, तो आपने क्या डाला, अकर्मक। अकर्मक के बाद आप क्या डालेंगे बेटा, कि क्रिया का भेद आपने बता दिया, लिंग बताना है, उससे यानी एक से ही हो रहा है, पढ़ा जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग।
पुल्लिंग के बाद एक वचन, क्योंकि एक के लिए कहा जा रहा है, एक वचन हो गया। उसके बाद कि पढ़ा जाता है यानी वर्तमान काल में है, तो आपका क्या होगा वर्तमान काल। वर्तमान काल के बाद आपका क्या होगा जो वाच्य होगा उससे पढ़ा जाता है यानी से लगा हुआ है, तो आपका क्या होगा ये भाव वाच्य, क्योंकि अकर्मक है तो आपका क्या होगा वाच्य में भाव वाच्य। उसके बाद आप क्या डालेंगे, क्रिया का सीधा संबंध किससे है, किससे है, क्रिया का भाव से, किसके भाव से है उससे। तो यहाँ पर आप इतना भी डालोगे भाव वाच्य और विराम चिन्ह, तो आपका क्या है पूरा वाक्य अपने में पद परिचय पूरा है। अब हम दूसरा उदाहरण कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर पढ़ी जाती है आया, आप यहाँ ये दे सकते हो पढ़ना क्या है मुख्य क्रिया और जाता है क्या है बेटा आपकी सहायक क्रिया। अब राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो आपने लिखा पढ़ी जाती है, डैश लगाया आपने, तो आपका क्या होगा बेटा पढ़ी जाती है का जब आप पद परिचय देंगे कि यहाँ पर पढ़ी जाती है का जब पद परिचय देंगे आप तो क्या होगा क्रिया, क्रिया में हो गई आपकी सकर्मक क्योंकि पुस्तक है तो सकर्मक, सकर्मक में भी हो गई आपकी एक कर्मक, एक कर्मक, एक कर्मक के बाद फिर कॉमा लगा के आपने क्या लिखा बेटा कि सकर्मक एक कर्मक हो गई। उसके बाद आया लिंग, तो लिंग आपका क्या होगा पुस्तक पढ़ी जाती है राम के द्वारा यानी पुस्तक के, तो आपका स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त हुई है क्रिया, तो स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त हुई है। दूसरा क्या है आपका जो वचन है, क्योंकि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है स्त्रीलिंग रूप में क्योंकि पुस्तक के हिसाब से है क्योंकि कर्मवाच्य है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के बाद आपका एक वचन, एक वचन के बाद आपने डाला पढ़ी जाती है, काल आपने वर्तमान काल हो गया, वर्तमान काल। वर्तमान काल के बाद आपका क्या होगा बेटा कि जो वाच्य है वो आपका कौन सा हो जाएगा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के बाद कॉमा लगाया आपने, कर्मवाच्य हो गया। और आप उसमें डाल सकते हो कर्ता और क्रिया से संबंध, तो आप लिख सकते हो कि इसका सीधा संबंध किससे है कर्म से है, कर्ता से नहीं है क्योंकि बीच में कर्म है, तो क्रिया का संबंध किससे है सीधा संबंध कर्म से है ना कि कर्ता से। उसके अलावा आप ये भी डाल सकते हो कि इसमें पढ़ना क्या है बेटा पढ़ी मुख्य क्रिया है और जाती है इसमें क्या है सहायक क्रिया है। अब जरा बेटा एक दो उदाहरण हो जो मैं आपको उससे संबंधित दे रही हूँ कि दो जिसमें द्विकर्मक वाले वाक्य हैं। माला ने मोहन को पुस्तक दी, माला ने मोहन को पुस्तक दी, पुस्तक दी। यहाँ पर बेटा क्या है आपने दी पर अंडरलाइन करके आया है, तो यहाँ पर दी का पद परिचय क्या करेंगे दी क्रिया, क्रिया में आपकी सकर्मक है, सकर्मक में द्विकर्मक है, एक सजीव एक निर्जीव है मोहन, और पुस्तक को दी यानी को विभक्ति चिन्ह बेसहारे का सारा कौन कर्म कारक, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा द्विकर्मक। द्विकर्मक के बाद आप क्या डालोगे बेटा कि माला ने मोहन को पुस्तक दी, तो माला ने जो आपका लिंग होगा वो किसके आधार पे क्योंकि कर्तरीवाच्य कर्ता, कर्ता ने क्या है माला, तो आपकी क्या है स्त्रीलिंग, क्रिया क्या है आपकी स्त्रीलिंग क्योंकि कर्तरीवाच्य में कर्ता, कर्ता आपकी माला लड़की है तो स्त्रीलिंग रूप में। वचन आपका क्या है एक वचन, एक वचन के बाद काल दी यानी दे दी भूतकाल, वाच्य आ गया कर्तरीवाच्य। उसके अलावा आपका क्या हो गया कर्ता और क्रिया से संबंध, तो आप दे सकते हो कि इसका सीधा संबंध कर्ता से नहीं है बल्कि किससे है पुस्तक से है कर्म से है, और यहाँ पर आपने लगा दिया विराम चिन्ह। अब उसके अलावा बेटा एक दो उदाहरण जो अक्सर एग्जाम में आते हैं और बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ी करते हैं वो समझ लें, वो सकर्मक और अकर्मक में। ये बेटा बहुत समझने की जरूरत है, दो उदाहरण जो मैं आपको दे रही हूँ अक्सर बेटा बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं। क्या है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। एक उदाहरण ये है सोहन दिल्ली जाएगा, दूसरा उदाहरण, दूसरा है सोहन दिल्ली जाएगा।
अब बेटा जरा बड़ा ध्यान से समझने की है उदाहरण, क्योंकि बच्चे इसमें सकर्मक कर देते हैं, जबकि ये बेटा अकर्मक का उदाहरण है। सकर्मक का नहीं है, बल्कि किसका है बेटा? अकर्मक का उदाहरण है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, पक्षी है, बच्चे आकाश में देख लेते हैं तो इसको सकर्मक मान लेते हैं। ऐसे यहाँ पर सोहन है, दिल्ली है, यानी उनके हिसाब से ये कर्ता है, ये क्रिया है, और बीच में बचा वो मान लेते हैं इसको कर्म, जबकि बेटा ये कर्म नहीं है, ये आपका स्थान सूचक शब्द है। स्थान बता रहा है कि पक्षी क्या है, आकाश में उड़ रहे हैं, या सोहन जाएगा, कहाँ जाएगा? दिल्ली जाएगा। तो ये हमारा क्या है बेटा? स्थान सूचक शब्द है, ये कर्म रूप में नहीं है। तो इसलिए जब एग्जाम में आता है तो इसको बेटा सकर्मक ना लिख के अकर्मक, इस बात को बेटा ध्यान रख लें, क्योंकि अक्सर ये उदाहरण आते हैं और बच्चे सकर्मक कर देते हैं। ठीक है ना? तो इसका ध्यान रखें कि आकाश में और दिल्ली ये आपका बेटा स्थान सूचक शब्द है, ना कि आपका कर्म है। तो बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पद परिचय मैंने सारे उदाहरण ले लिए थे, संयुक्त के भी, मुख्य क्रिया, सहायक जितनी भी हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक, है ना, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप आगे अभ्यास करते रहो, इसी उम्मीद के साथ। समय हो रहा है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।